तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड जो है वो कितने हैं? तो न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड है वो किसके बने हुए हैं? तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखो, सपोज ये कि एक हमारा न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए या फिर आरएनए। ये न्यूक्लिक एसिड है, ये बना होता है हमारे न्यूक्लियोटाइड का। तो ये बना है न्यूक्लियोटाइड का। अब हमें ये नहीं पता कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो इससे आगे बढ़ जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड बना होता है दो चीज़ों से मिलके, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन क्या होता है वो हमें पता है, PO4-3। ठीक है, तो ये फॉस्फेट क्या होता है ये हमें पता है, लेकिन ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है ये हमें नहीं पता। तो ये जो न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड मिलके बना होता है दो चीज़ों से, जो कि है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। क्या बोला हमने? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। पेंटोज शुगर दो हो सकती है, वो दोनों हमने पढ़ी है। कौन कौन सी हो सकती है? या तो वो राइबोस हो सकती है, या तो वो डीऑक्सी राइबोस हो सकती है। राइबोस है तो उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या है, C5H10 और O5। लेकिन डीऑक्सी राइबोस है तो इसका फॉर्मूला क्या है, C5H10O4। क्यों? क्योंकि राइबोस के स्ट्रक्चर के अंदर जो सेकंड नंबर का कार्बन है उसके ऊपर OH होता है, लेकिन डीऑक्सी राइबोस में वो नहीं होता है। ठीक है, इधर तो CH2OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में। तो इतना हमें आता है। नई चीज़ हमारे लिए है नाइट्रोजिनस बेस। तो ये जो नाइट्रोजिनस बेस है ये दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? या तो ये प्यूरिन हो सकते हैं, या तो ये पेरीमिडिन हो सकते हैं। अगर प्यूरिन है तो ये हो सकते हैं या तो एडेनिन, जिसको हम शॉर्ट में ए लिख सकते हैं, या तो होते हैं ग्वानिन, जो कि हो सकता है जी। ठीक है, पेरीमिडिन तीन हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है थायमिन। थायमिन हमें याद रखना है क्योंकि कभी कभी सेंटेंस में थायमिन की जगह थियामीन लिख देते हैं, तो नहीं है थियामीन नहीं, क्या है, थायमिन है। दूसरा है साइटोसिन। साइटोसिन भी हमें याद करना है, क्यों? क्योंकि साइटोसिन एक नाइट्रोजिनस बेस है, वो न्यूक्लियोसाइड नहीं है। ठीक है, और एक है, मतलब थायमिन को लिख सकते हैं टी से, साइटोसिन को लिख सकते हैं सी से। और यूरेसिल, यूरेसिल ऐसा है कि जो सिर्फ और सिर्फ हमें आरएनए के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर देखने को मिलेगा। अब ये जो प्यूरिन और pyrimidine है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जैसे कि ए जुड़ता है टी के साथ, यानी कि एक प्यूरिन जुड़ा pyrimidine के साथ, लेकिन यहाँ पे इसने बनाए दो हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे ही अगर आरएनए है तो ए के साथ जुड़ेगा यू डबल बॉन्ड के साथ। वही अगर जी है प्यूरिन तो वो जुड़ेगा सी के साथ, लेकिन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ हमें याद करनी कि एडेनिन जुड़ेगा थायमिन के साथ दो डबल बॉन्ड, एडेनिन जुड़ेगा यूरेसिल के साथ 8 आरएनए दो डबल बॉन्ड, और ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन के साथ इन विथ 3 डबल बॉन्ड, सॉरी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्यूरिन है, इस प्यूरिन के अंदर हमें दो रिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये जो रिंग है वो कैसी, हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि इस रिंग के अंदर दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इस रिंग के अंदर भी दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि प्यूरिन रिंग के अंदर टोटल कितने नाइट्रोजन है? टोटल 4 नाइट्रोजन। पेरीमिडिन, पेरीमिडिन इसके अंदर सिर्फ एक ही रिंग है और इस एक रिंग के अंदर दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो प्यूरिन के अंदर जो रिंग्स है वो भी हेट्रोसाइक्लिक है, पेरीमिडिन वो भी स्ट्रक्चर कैसा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट है। कैसे दिखती है ये प्यूरिन या फिर पेरीमिडिन? तो देखो कुछ इस तरीके से दिखता है एडेनिन। तो अगर एडेनिन की रिंग पूछेगी उसके अंदर कितने नाइट्रोजन आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे हमें 4 नाइट्रोजन देखने को मिलता है रिंग के अंदर। टोटल कितने नाइट्रोजन है एडेनिन के अंदर? तो ये देखो टोटल है, ये बाहर भी एक है, यानी कि टोटल 5 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। वैसे ही ग्वानिन के स्ट्रक्चर में कितने नाइट्रोजन है इन द रिंग? तो रिंग में 4 है, लेकिन टोटल कितने हैं? तो टोटल 5 है। अब आगे बढ़ते हैं पिरिमिडिन के अंदर। पिरिमिडिन में सबसे पहले लेते हैं थायमिन। थायमिन के अंदर रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन और टोटल भी कितने नाइट्रोजन? 2। साइटोसिन रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन, लेकिन टोटल कितने? 3 नाइट्रोजन। सेम यूरेसिल के अंदर रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन और टोटल भी 2 नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को याद करनी। अब यहाँ पे देखते हैं हम, चलो
हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस दोनों चीज़ें हमने समझ ली। तो ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड। अब इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट जुड़ गए तो बन जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए तो आपका बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है, वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है। तो ये है फॉस्फेट आयन, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। न्यूक्लियोसाइड बना है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस का। नाइट्रोजनस बेस जो है वो राइबोस, उसके अंदर जो पहले पेंटोज शुगर है वो हो सकती है राइबोस या डीऑक्सीराइबोस। और नाइट्रोजनस बेस के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हेटेरोसाइक्लिक रिंग वाला स्ट्रक्चर है। प्यूरिन 2 है, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडिन 3 है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने देख ली, ये बॉन्ड्स भी हमने देख ली। अब अगर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, इसके साथ हमने पेंटोज शुगर जोड़ दी तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसके साथ फॉस्फेट भी जोड़ दिया, न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट भी जोड़ दिया तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो अगर एडेनिन नाइट्रोजन बेस है तो न्यूक्लियोसाइड है एडिनोसाइन और न्यूक्लियोटाइड है एडिनाइलिक एसिड। अगर नाइट्रोजनस बेस है गुआनिन तो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा गुआनोसाइन और न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा गुआनाइलिक एसिड। अगर थायमिन है नाइट्रोजनस बेस तो न्यूक्लियोसाइड होगा थाइमिडाइन और न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा थाइमिडाइलिक एसिड। अगर साइटोसिन है तो वो क्या है नाइट्रोजनस बेस, तो इसका न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा साइटिडाइन और न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा साइटिडाइलिक एसिड। वैसे अगर नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल है तो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा यूरिडाइन और न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा यूरिडाइलिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपको ऑड वन आउट सिलेक्ट करना है, तो उसमें दिया होगा एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, साइटिडाइन, एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, यूरिडाइन और साइटोसिन। तो ये कैसे सीन वाले आपको लगेगा कि सब एक ही एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, साइटोसिन और यूरिडाइन, तो आप यूरिडाइन को करके आपको नहीं, यूरिडाइन नहीं, साइटोसिन है, क्या है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इधर से। अभी हमने बोला था पेंटोज शुगर होती, तो ये रही पेंटोज शुगर, ये इसका पहला कार्बन है। इसी के साथ हमारा जो नाइट्रोजनस बेस था वो जुड़ता है। सपोज मैंने यहाँ पे एडेनिन जोड़ दिया, ये जो इसके साथ जुड़ा यहाँ पे बनाता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाया इसने, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया। वैसे यहाँ पे हमें पता है 5th नंबर का कार्बन है, यहाँ पे आपका जुड़ जाता है फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को हमने बोला फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो दो चीज़ें हमें याद करनी कि अगर अगर जो नाइट्रोजनस बेस है वो किसकी मदद से जुड़ा, वो जुड़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किसकी मदद से जुड़ा, फॉस्फेट ग्रुप किसकी मदद से जुड़ा, तो वो बना फॉस्फोएस्टर ग्रुप से। तो ये हो गया हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। अब आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड इन दोनों में कौन से बॉन्ड्स में डिफरेंस है। तो न्यूक्लियोसाइड होगा उसमें ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, इसलिए फॉस्फोएस्टर बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब मैं एक और न्यूक्लियोटाइड को इसके साथ जोड़ देता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया थायमिन और ये हो गया फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, लेकिन ये किस नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा, 5th नंबर के। यहाँ पे कौन से नंबर का कार्बन होगा, 3रे नंबर का कार्बन। तो ये फॉस्फेट इधर भी जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट ने 2 एस्टर बॉन्ड बनाए। तो इसीलिए ये जो बॉन्ड बना इसको मैंने बोला फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड, डाएस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसको हमने फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड क्यों बोला, क्योंकि दोनों साइड एक बॉन्ड बनाता है। एक जो हमारा पेंटोज शुगर है उसका 3rd कार्बन इन्वॉल्व होता है और एक जो पेंटोज शुगर है उसका 5th नंबर का कार्बन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन अगर आप इमेजिन करो तो उसके अंदर आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना वो कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये देखो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। इसके लिए हम स्ट्रोक इरेजर मिलेगा क्या हमें, हाँ ये रहा स्ट्रोक इरेजर। तो ये पूरा चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ये है, एक सामने इधर भी है। तो सपोज यहाँ पे एडेनिन है तो सामने कौन जुड़ेगा, थायमिन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। सपोज गुआनिन है तो सामने क्या जुड़ेगा, साइटोसिन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये जो मॉडल है वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। ये जो
स्ट्रक्चर है वो कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे आपको हेलिक्स देखने को मिल रही है। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरीके से देखा। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, हमने क्या बोला इसके एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल इसका मतलब क्या है कि एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड है अगर उसका ओरिएंटेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरी का ओरिएंटेशन होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मतलब यहाँ पे जो टॉप वाला कार्बन होगा ना उसका 5 प्राइम एंड जो होगा वो फ्री होगा, नीचे होगा उसका 3 प्राइम है। अगर नीचे 5 प्राइम एंड है तो ऊपर होगा 3 प्राइम एंड। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बढ़े तो यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है ना इसको हम बोलते हैं माइनर ग्रुव, और ये जो है इस पार्ट को हम बोलते हैं मेजर ग्रुव। तो एक माइनर से लेके दूसरे माइनर में या फिर एक मेजर से लेके दूसरे मेजर में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज मैं एक माइनर से दूसरे माइनर तक जाता हूँ, ये जो पूरा एरिया है इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं एक पिच। ये जो पूरी एक पिच है इसकी लेंथ जो होती है, इसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर मैं नैनोमीटर में बात करूँ तो ये होती है 3.4 नैनोमीटर। यहाँ पे हमारा जो डीएनए है वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है, और सर्कल की डिग्री कितनी आपको पता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक सर्कल जब ये कंप्लीट करता है तो एक पिच पे आपको 10 नाइट्रोजिनस बेस पेयर देखने को मिलेंगे। 3 4 हो गए, 5 6 7 8 9 और ये 10 सपोज इधर ले लेता हूँ। बेस पेयर का मतलब क्या है, ये देखो एक नाइट्रोजिनस बेस ये रहा, दूसरा नाइट्रोजिनस बेस ये रहा। पेयर मतलब ये दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसे 10 नाइट्रोजिनस बेस पेयर प्रेजेंट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, तो कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे, 20। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो दो न्यूक्लियोटाइड है इसके बीच का जो टर्न है वो कितना होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे पूरा एक 360 का टर्न लेता है, तो और टोटल है 10 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो 360 डिवाइडेड बाई 10 मतलब दोनों के बीच का टर्न कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब वैसे आपको पूछ सकता है कि लेंथ, कि अगर टोटल एक पिच की लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम तो दो पिच की लेंथ कितनी होगी, तो इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी होगी, 3.5 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में पूछेगा तो कितनी आएगी, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, इससे बहुत आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमने देख लिया कि एक पिच 10 बेस पेयर यानी कि 20 न्यूक्लियोटाइड यानी कि 20 बेसिस, लेंथ हो गई 34 एंगस्ट्रॉम यानी कि 3.4 नैनोमीटर। बिटवीन टू बेस पेयर की लेंथ हो गई 3.4 नैनोमीटर या फिर 0.3 नैनोमीटर। टर्न होता है 36 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे हमने दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड दिखाने की कोशिश की। ठीक है, ये एंटी पैरेलल होती है। आपको जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि हमारे अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसकी एक पिच की लेंथ अगर इतनी है जिसके अंदर 10 बेस पेयर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं जनरली बी डीएनए। 11 है बेस पेयर तो ए डीएनए बोलते हैं, 9 है तो उसको सी डीएनए बोलते हैं, और 12 है तो उसको जेड डीएनए बोलते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर जनरली आपको दिया जाएगा बी डीएनए। ठीक है, तो उसकी एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं, और हमारे ए बी सी जो डीएनए है उसकी जो हेलिक्स है वो राइट हैंडेड है, लेकिन जेड डीएनए उसकी लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। जनरली एनसीईआरटी के अंदर ये सब चीज़ें नहीं दी है। ठीक है, आरएनए की अगर बात करें तो आरएनए कैसा है, आरएनए है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो क्या इससे आप ये बता सकते हो कि भाई कितने प्यूरिन होंगे कितने पेरीमियोडिन होंगे, नहीं बता सकते। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। सपोज़ कि एक चारगाफ रूल है, सपोज तो क्या करना है, चारगाफ रूल है जो कि कहता है प्यूरिन इज इक्वल टू पेरीमिडिन। ठीक है, मतलब प्यूरिन भी 50% होंगे और पेरीमिडिन भी 50% होंगे। तो सपोज मैं अगर आपको बोलता हूँ कि एडेनिन 10% है तो थायमिन कितना होगा, तो थायमिन भी होगा 10%। ठीक है, तो ग्वानिन और साइटोसिन कितना होगा, तो अगर ए और टी हमें मिल गया है जो कि है 20%, तो बचा हुआ कितना होगा 80%। तो इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो साइटोसिन भी होगा 40 और ग्वानिन भी होगा 40। ठीक है, अब चीट कोड दे देता हूँ। सपोज है ग्वानिन आपको दिया है 14%। ठीक है, तो साइटोसिन कितना होगा, अब ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही जुड़ता है तो वो तो 14% ही होगा। लेकिन थायमिन अगर आपको पूछे कि ग्वानिन 14% है तो थायमिन बताओ, तो आपको -50 कर देना है। तो सॉरी -50 नहीं, 50 में से माइनस कर देना है आपको।
तो 50 में से अगर 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 36। ठीक है, तो थायमिन भी होगा 36 और एडेनिन भी होगा कितना? 36। वैसे ही आप कर सकते हो, सपोज साइटोसिन दिया है 17%, तो एडेनिन पूछ सकते हैं, एडेनिन कितना? तो ये हो जाएगा 50 माइनस 70 कितना होगा? 33%। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी हमारा जो RNA है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो आप बता ही नहीं सकते कि सामने कौन बाइंड कर रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वो चारगाफ रूल फॉलो नहीं होता है। RNA कितने टाइप के होते हैं? तो एक mRNA होता है, मैसेंजर RNA, एक RNA होता है, राइबोसोमल ट्रांसफर RNA होता है, जिसको बोलते हैं tRNA। ठीक है, आगे अगर बढ़े तो सपोज हमने ये सारे क्वेश्चन किए कि एडेनिन अगर 12% है तो साइटोसिन कितना होगा? 50 से माइनस कर दो, कितना आएगा? 38। वैसे आपको पूछे कि अगर एडेनिन दिया है 12% तो प्यूरिन बताओ, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आंख बंद करके 50% कर देना, क्योंकि प्यूरिन और पिरिमिडिन तो कितने होते हैं? हमेशा 50% होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने वही क्वेश्चन दिया है कि जो प्यूरिन है पिरिमिडिन है वो हमेशा कितने होंगे? 50% होंगे, हर एक 50% होगा। एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू 50%, थायमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 50%। तो यहाँ पे हमने हमारा न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स चीज़ें और उसके बाद हम एंजाइम चालू करते हैं।